आज हम निकालते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है। इसके लिए हमने एक पिंड को पृथ्वी तल से प्रारंभिक वेग u से फेंका है इस ऊर्ध्वाधर से कुछ कोण बनाते हुए। तो ये क्या होगा, प्रक्षेप्य पथ पर गति करेगा। अब इस गति को ही हमें अध्ययन करना है कि गति किस प्रकार की होगी। इसके लिए हम देखिए ये क्या होगा, कुछ तो क्षैतिज दिशा में चल रहा है और कुछ ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहा है। कुछ तो इस दिशा में जा रहा है ना, क्षैतिज है, और कुछ ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वेग को दो जगह बांट देते हैं, जो इसे ऊपर की ओर लेके जा रहा है और जो क्षैतिज दिशा में लेके जा रहा है। तो क्षैतिज वेग क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग को u से लिखते हैं हम, u x से। तो ये क्या होगा, क्षैतिज जहां पर भी आ जाए वहां पर इसके साथ में क्या आ जाता है, कोस थीटा। और कुछ ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा इसका, u y। ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। जो वेग इसे ऊपर की ओर लेकर जा रहा है वो तो है इसका ऊर्ध्वाधर वेग, और जो इसे क्षैतिज दिशा में लेकर जा रहा है वो इसका क्षैतिज वेग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि इसके दोनों वेगों का घटक क्या होता है, ux इस दिशा में कार्य करेगा और uy ऊपर की दिशा में। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो वैसे वैसे uy की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और यहाँ पर आकर एक अधिकतम ऊंचाई पर आकर uy की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यानी कि अब ये और ऊपर नहीं जाएगा। और किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी के कारण। जी हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर लगता है। तो ये जो चीज ऊपर जाती है ना, इसे नीचे की ओर खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मान परिवर्तित होता रहता है। मगर यू एक्स का मान इससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कार्य कर रहा है। तो एक सवाल यहां से बन जाता है कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग कभी भी क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, कांस्टेंट वेग से चलता रहता है। तो ये सवाल आता है कि प्रक्षेप्य गति में कौन सा वेग नियत रहता है, वो कौन सा वेग है, क्षैतिज वेग। अब जैसे ये महत्तम ऊंचाई पर आ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका सिर्फ क्षैतिज वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग कार्य नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अभी भी क्षैतिज वेग u x है, मगर ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, अब नीचे की ओर कार्य करने लग गया है। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, इसका क्षैतिज वेग गिरा और इतना जितना प्रारंभिक वेग चला था वो इतना ही वेग यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी गति को ध्यान दें हम, तो यहाँ पर माना t समय में पहुंच गई है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्षैतिज दूरी कितनी तय करी इसने। माना यहाँ तक x दूरी तय कर ली, यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज दूरी तो यही होगी ना इसकी, यहाँ पहुंचा है। तो t समय में क्षैतिज दूरी कितनी होगी इसकी, क्षैतिज दूरी ये x होती है। तो चाल बराबर क्या जानते हैं हम, देखिए चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। समय t है, दूरी ये है, तो चाल हमारी क्या आती है, ux। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हम दूरी निकाल लें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। हम जानते हैं ux का मान हमने निकाला है, क्षैतिज वेग कितना है, क्षैतिज दूरी x है, क्षैतिज वेग ले लिया, x बराबर क्या आता है, u cos थीटा। यहाँ निकाला अभी हमने क्षैतिज वेग, और गुणा t। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं कि समय कितना लगा। तो t बराबर क्या निकल का आ जाएगा हमारा, x ऐसे रहेगा और अपोन में क्या आ जाएगा, u cos थीटा। अब हम ध्यान देते हैं इसकी ऊर्ध्वाधर गति में। ऊर्ध्वाधर गति कैसी हो रही है, तो क्षैतिज गति में हमने समय निकाल लिया है, इसे अगर समीकरण 1 मान सकते हैं हम। ऊर्ध्वाधर गति में, ऊर्ध्वाधर गति किससे प्रभावित हो रही है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी से। तो इसमें न्यूटन का नियम लगेगा, जहां पर जी कार्य करेगा। हम जानते हैं न्यूटन का समीकरण कौन सा होता है, दूसरे समीकरण से लेते हैं, न्यूटन के दूसरे समीकरण से। ये क्यों लिया गया न्यूटन का दूसरा समीकरण, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी कार्य कर रहा है नीचे की ओर हमेशा। तो हम जानते हैं कि एक समीकरण होता है, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। न्यूटन का दूसरा समीकरण यही होता है। यहाँ पर जो दूरी है वो y दिशा में चल रही है, तो दूरी को हम क्या मान लेंगे, y। और वेग कौन सा है, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा है वो कौन सा, uy। और समय t लिया यहाँ पर भी। और देखिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है हमेशा नीचे की ओर लगता है, और गति कैसी हो रही थी, ऊपर की ओर।
तो यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं हम, जी माइनस जी आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पता लग गया माइनस क्यों आया, क्योंकि गति यहाँ पर ऊपर की ओर हो रही थी और हमें क्या देना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण नीचे की ओर लग रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम यू वाई का मान रखते हैं। यू वाई का मान कितना है, यू वाई का मान है, यू वाई अभी हमने निकाला है, क्या है, यू साइन थीटा रखने पर रखेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या लिखी थी हमारी, y बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। यहाँ पर यू वाई का मान लिख देते हैं। यू वाई का मान कितना है, यू साइन थीटा, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी हमने t का मान निकाला था, समय कितना लिया गया था, क्या क्या निकल कर आया था, x अपॉन यू कोस थीटा। यहाँ पर t का मान भी लिख देते हैं, तो t बराबर इतना रखने पर y बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, देखिए u साइन थीटा तो ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, सीधे x अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी भी ऐसे लिखा रहेगा, t की जगह लिख देंगे x अपॉन यू कोस थीटा और इसका क्या था, स्क्वायर। अब देखिए u से u खत्म हो गया, तो y बराबर क्या निकल के आ जाता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, x लिख दो यहाँ पर माइनस हाफ जी, यहाँ पर स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन अपॉन कोस ये क्या होता है, टेन, तो y बराबर लिख सकते हैं हम टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए ये समीकरण हमारी कहाँ की बन गई है, परवलय की बन गई है, क्योंकि परवलय के समीकरण में क्या होता है, x और y का मान दो होते हैं, x और y जो होते हैं, एक में स्क्वायर होता है एक में y होता है, तो y स्क्वायर बराबर 4x, इस तरीके से x स्क्वायर बराबर 4by, इस तरीके की समीकरण बन गई है, एक में स्क्वायर और एक पर एक घात है। तो ये समीकरण किसकी है, परवलय की। यह है समीकरण क्या होती है, परवलय को प्रदर्शित करती है। तो ये परवलय को प्रदर्शित करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रक्षेपण का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है।